हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टेस्ट सीरीज 2026 केमिस्ट्री के सोल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। टेस्ट नंबर 7 की बात करते हैं और टेस्ट नंबर 7 को देखते हैं। फुल लेंथ टेस्ट है, क्या कहना चाह रहा है, कैसा है पेपर, चेक करते हैं पूरा। सो भाई कंप्लीट सिलेबस टेस्ट रहा है और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई द साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। बहुत सिंपल सी बात कह रही है कि एनायन का साइज, जैसे कि अगर मैं कहता हूं यहाँ पे ये Cl है और ये Cl माइनस है तो इसका साइज बड़ा क्यों होगा। O है, O माइनस है तो साइज बड़ा क्यों होगा। F है और F माइनस है तो साइज बड़ा क्यों होगा। सवाल पूछा गया है कि जो पेरेंट एटम है वो पेरेंट एटम हमेशा छोटा रहता है, लेकिन जो उससे बनने वाला एनायन है वो बड़ा रहता है साइज में। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उन इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे उनमें यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होने से साइज बड़ा होगा। बात समझे? कैसे बड़ा होगा कि भाई यहाँ पे अगर मेरे पास मान लो न्यूक्लियस रखा हुआ है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है और अगर इनके बीच में कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा यहाँ पर, तो ये सब एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, साइज बढ़ेगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव का जो वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो अगर यहां मैं ऑप्शंस की बात करूं तो पहला मुझे कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज्ड रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब A और B दोनों आंसर सही है। इस वजह से जो एनायन होता है वो बड़ा होता है और पेरेंट एटम जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, देखो प्रोटीन के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर अपन बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत सिंपल है कि यहां पे आप बात करें तो पहला जो आता है उसको कहते हैं अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सीक्वेंस से डील करता है। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर आता है आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर और आखिरी में आता है जिसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो फॉर्म होते हैं, एक आता है अल्फा हेलिक्स और एक आता है बीटा प्लीटेड शीट। एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा कौन सा आता है, बीटा प्लीटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अपने पास जो है उसको कहते हैं अपन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्री ऑफ अमाइन इज पिरामिडल। ठीक है भाई, अमाइंस का ज्योमेट्री पिरामिडल होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। अमाइंस की अगर बात करें अपन तो अमाइंस आप देखेंगे तो अमाइंस को अपन लिखते हैं RNH2 से। ये 1 डिग्री का अमाइन है, हालांकि अमाइंस की अलग अलग डिग्री आती हैं। तो ये 1 डिग्री अमाइन है और यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H है और ये लोन पेयर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ज्योमेट्री ऑफ अमाइंस इज पिरामिडल, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री ऑफ अमाइंस इज पिरामिडल। एंगल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन कार्बन मतलब 2 डिग्री अमाइन, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1 डिग्री अमाइन स्लाइटली मोर देन, गलत है, मोर देन नहीं होता है। ये एंगल लगभग 10 से 108 डिग्री के बीच में होता है, लेस देन होता है। बल्कियर ग्रुप आने की वजह से एंगल कम हो जाता है, बात समझे। लोन पेयर से रिपल्शन ज्यादा लगने लगता है, इस लोन पेयर के कारण यहां रिपल्शन ज्यादा लगने लगता है। रिपल्शन ज्यादा लगता है तो इसको प्रेस करता है अंदर की तरफ प्रेस करता है तो एंगल जो है वो 107 से 108 डिग्री के आसपास आता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज बोलो कैसा है, इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो भाई ये तो मैंने पढ़ाते वक्त आपको बहुत बढ़िया गाना सुनाया था कि जनाबे अली गाय जिंक बेरिलियम एल्यूमिनियम। याद करो क्या सिखाया था मैंने, जनाबे अली गाय सुना करे वो सभी आसमान के, है ना, 3533 प्रभु, ऐसा कुछ गाना सिखाया था मैंने आपको। और मैंने कहा था कि ये वो एलिमेंट्स है जिनके ऑक्साइड जो होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये वो एलिमेंट्स है जिनके ऑक्साइड हैं विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर।
ये वो ऑक्साइड है जिनके ऑक्साइड्स कैसे हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो टिन के जो ऑक्साइड आएंगे यहाँ पे, दे विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ऑक्साइड का सवाल जब भी आए अपने को इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन 50 की बात करें, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, मिक्सचर कंटेन्स 4 सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड A, B, C and D, ऑन हीटिंग ओनली C चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, है ना। मिक्सचर कंटेन्स 4 ऑर्गेनिक सॉलिड, 4 ऑर्गेनिक सॉलिड है ABCD, ऑन हीटिंग C चेंजेस टू सॉलिड टू वेपर स्टेट। जो C है वो सब्लाइम हो जाता है, सब्लाइम हो जाता है। सॉलिड टू वेपर होना मतलब क्या हो रहा है, ये सब्लाइम हो जा रहा है। बोला है C कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मिक्सचर बाय, बोलो क्या है, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली किस में चले आ रहा है, गैस में, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है, डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इसका वैल्यू K है। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, है ना, यहाँ पे आप देखें तो N2 दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3H2 और यहाँ पे दिख रहा है 2NH3, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ K। अगली इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई करा है तो 1/2 ऑफ N2 लिखा है, यहाँ पे 3/2 ऑफ H2 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है NH3, और यहाँ पे इसको मैं मान लो K और ये K डैश है। आप देखें K डैश की वैल्यू बोला है, तो ये आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो K डैश बराबर होता है K1 की पावर में N, तो K डैश बराबर आ जाएगा K की पावर में हाफ, तो K डैश बराबर आ जाएगा रूट ऑफ K, K डैश बराबर आ जाएगा रूट ऑफ K। तो रूट ऑफ K आया, K डैश बराबर रूट ऑफ K, K डैश बराबर रूट ऑफ K। तो ये सिंपल सा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से which of the following is not permissible, which of the following is not permissible arrangement of electrons, permissible, n और l का वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा, है ना। तो आप अगर पहले वाले को देखें तो पहले वाले को देखो तो n बराबर 5, l बराबर 1 3 हो सकता है, ये 3, ये 2, ये अगर मैं इन चार को देखूं तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अगर इस एग्जांपल को देखो ध्यान से, बी वाले को, तो जब L का वैल्यू 2 है तो M के वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2, -1, 0, +1 और +2। लेकिन यहाँ M की पॉसिबल वैल्यू -3 दिख रही है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट परमिसेबल पूछा है। N का वैल्यू 3 दिख रहा है मुझे, L का वैल्यू 2 दिख रहा है, तो M का वैल्यू -3 कैसे हो सकता है, वो मैक्सिमम -2 से कहाँ हो सकता है, +2। ठीक है, चलो क्वेश्चन 53 देखें, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की जब अपन बात करते हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के होती है। हालांकि यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन हमें यहाँ पे भी पता है कि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा, और डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बोलो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये अपने आप में एक सीपी होता है, सीपी मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो इन चारों में से जिसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा आएंगे, है ना, जिसमें भी इन चारों में से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट बोलो क्या होगा, इंक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसी में नजर आ रहे हैं मुझे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको इसी में नजर आएंगे। ये देखो 5, नंबर ऑफ पार्टिकल 5 नजर आएंगे। अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, यहाँ पे 2 है, पर इधर बोलो कितने हैं, 5 है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा, Al2SO4 होल थ्राइस।
द फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर, फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? तो फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपन देख लेते हैं। पहले वाले केस में बोला है ना, यहां पे अपन देख लेते हैं एक एक करके। फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा है ना, यहां ये और इधर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। तो पहले वाले में डेल एच यहां ले लो अपन, फेवरेबल कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यहां पे डेल एच, यहां पे डेल एस, यहां पे डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, और यहां पे अपन मान लो प्रोसेस। ठीक है, अब आप इस केस को देखें तो आपको एक बात नजर आएगी, आप इस केस को देखें तो यहां पे आपको एक बात नजर आएगी, बात ये नजर आएगी कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, है ना। आप चाहते हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहे, मतलब ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो डेल्टा एच का वैल्यू छोटा होना चाहिए, टी डेल्टा एस का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। डेल्टा एच का वैल्यू छोटा होना चाहिए और टी डेल्टा एस का वैल्यू बड़ा होगा। तो भाई ये तो पहले वाले में काम खत्म हो गया मेरा, पहले वाले में काम खत्म हो गया। चलो फिर भी अपन इसको देख लेते हैं दूसरे को भी। अगला बोला है डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन ये बोलो कैसा है, नेगेटिव है, तो डेल्टा जी बराबर लिखेंगे डेल्टा एच माइनस माइनस प्लस टी डेल एस, कभी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं पाएगा, कभी भी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं पाएगा। तो आपके पास पहला ही ऑप्शन आप देखें ऐसा है कि दोनों पॉजिटिव अगर हुए तो उस केस में टी डेल एस ज़्यादा होना चाहिए। भाई टी डेल एस की वैल्यू लेट से मैं कहता हूँ कि टी डेल एस जो है इसका वैल्यू मेरे पास लेट से आया 10 और इसका वैल्यू आया 20, तो मेरा आंसर फाइनली -20 आएगा ना। मेरा डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मतलब कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मतलब कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, किसको, कोई मेरे पास यहां पे अल्केन है, अल्केन का रिएक्शन मैंने Cl2 से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट, तो केवल एक प्रोडक्ट वहां मिलेगा जिसके पास ओनली एक टाइप के हाइड्रोजन हो, है ना, एकदम देसी भाषा में वहां मिलेगा जिसके पास केवल एक ही टाइप के क्या हो, हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के हों। तो सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के आपको नियोपेंटेन में देखने को मिल जाएंगे कि अगर मैं इसका रिएक्शन Cl2 से कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मेरा क्लोरीन इस पर अटैक करे या इस पर करे या इस पर करे या इस पर करे, एक ही बात आएगी, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, CH2 और ये Cl, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। समझे कि नहीं समझे? तो प्रोडक्ट अगर एक ही बनेगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, दैट इज डी। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ाता हूं कहानी। द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, इसमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करेगा, दोनों से ही। तो एक तो कीटोन और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक कीटोन और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो सोडियम बाइसल्फाइड तो बकायदा करेगा, एडिशन प्रोडक्ट देता है ये तो बकायदा रिएक्ट करेगा। फिनाइल हाइड्रोजीन बकायदा रिएक्ट करेगा, फिनाइल हाइड्रोजीन आप देख लो NH2NH, और ये ऐसा होता है फिनाइल हाइड्रोजीन। फेलिंग सोल्यूशन जो है ये रिएक्ट नहीं करेगा। फेलिंग टेस्ट जो है वो केवल एल्डिहाइड देते हैं, ये बात तो क्लियर है। फेलिंग टेस्ट कभी भी कीटोन्स नहीं देते हैं, फेलिंग टेस्ट इज नेगेटिव फॉर कीटोन्स। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, फेलिंग टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। तो दोनों के दोनों ही फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। तो यहां जो मेरा आंसर आएगा, है ना, यहां जो मेरा आंसर आएगा वो ये सी आंसर आएगा। ओह ये क्या हो गया, ये तो एकदम खतरनाक हो गया। ठीक है, यहां जो मेरा आंसर आएगा वो कौन आएगा, सी। क्लियर है ना? चलो छोड़ो इसको भी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज सी। फेलिंग टेस्ट जो है
वो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, एरोमेटिक अल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, ठीक है। द कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ टाइटेनियम, भैया टाइटेनियम है तो इसमें मेमोरी बेस्ड सवाल है, +2 +3 +4 होता है। टाइटेनियम का आप देखें, टाइटेनियम तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो 3d2 होता है और 4s2 होता है, तो +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो ये आ जाएगा, दैट इज डी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, इनमें से कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा केवल लिथियम करेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जो है वो 0 आता है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जो है वो 0 आता है, दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0। अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसलिए केवल जो एग्जिस्ट करेगा वो कौन करेगा, लिथियम। Li2 का मॉलिक्यूल ही केवल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर। तो भैया बफर को जरा समझो, बफर की जब बात करते हैं तो ऐसे सोल्यूशन है ना, या बफर सोल्यूशन जब बोलते हैं अपन, है ना, तो बफर की जब बात करते हैं अपन तो बफर का मतलब होता है सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, विच रेजिस्ट चेंज इन, क्या लिखा है, पीएच। ऐसे सोल्यूशन जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहले आते हैं सिंपल बफर, है ना। तो सिंपल बफर होते हैं, है ना, यहाँ पे देखूं अगर मैं तो सिंपल बफर आते हैं, और दूसरे आते हैं मिक्स्ड बफर। तो सिंपल बफर की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, तो मुझे इसमें यही एग्जांपल दिख रहा है भाई, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, तो मुझे यही एग्जांपल दिख गया है, और ये मेरा जो है ये मेरा बफर सोल्यूशन है। मिक्स बफर भी बता ही देता हूं मैं साथ के साथ आपको। मिक्स बफर में भी दो आते हैं, एक कहलाता है आपका एसिडिक बफर और एक कहलाता है आपका बेसिक बफर। एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। एसिडिक बफर होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, साथ में वीक एसिड रहेगा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे होता है वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिलहाल जो मेरे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा बफर आपका सोल्यूशन आपको दिख रहा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंपाउंड्स बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड आर फॉर्म फ्रॉम कंपाउंड, है ना। चलो देखो, कोई एक कंपाउंड एक्स है, उसका रिएक्शन हमने कराया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, और मुझे मिल रहा है एक बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और बेंजाइल अल्कोहल के साथ मिल रहा है बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड है, ये है। तो बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड के बारे में बात करूं, हाइड्रोलिसिस, तो भाई ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, और डेफिनेटली यहाँ पे रहा होगा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के कारण यहाँ पे ये मेरा आंसर आएगा, ठीक। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, और 61 क्वेश्चन कह रहा है 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सपैंड करा है आइडियल गैस को एक्सपैंड करा है आइसोथर्मली रिवर्सिबली। जब आपको दिख जाए कि किसी गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड करा है, तो आइसोथर्मली मतलब डेल T बराबर 0 होता है, और डेल T बराबर 0 होगा तो डेल U और डेल H भी क्या होता है, 0, क्योंकि किसी आइडियल गैस का एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किसी भी आइडियल गैस का एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा जो एग्जांपल है यहाँ पे वो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग 3 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 50 मिनट्स
1.8 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज। इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या पूछा है, मेटल पूछा है आपसे, है ना। और इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल पूछा है तो सिंपल सी बात है कि फैराडेज लॉ से बात करें तो m प्रोपोर्शनल टू q होता है, m इक्वल टू होता है ZQ। दिस Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बाद में आपसे बात करूँ तो m बराबर जो आता है मेरे पास वो आता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। ये आपका सिंपल सा रिलेशन बनता है जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें किसी मेटल का। तो यहाँ पे अगर मैं m की बात करूँ तो m मतलब वही वेट हो गया, इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना। तो वेट की अगर बात करें तो मेटल कितना 1.8 ग्राम डिपॉजिट करा है, तो 1.8 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 96500। आई जो दिख रहा है वो है आपका कितना 3 एम्पियर। और यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 60। मिनट को सेकंड में बदलना है आपको, मिनट्स को किसमें बदलना है, सेकंड में। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.8 आ जाएगा इंटू 96500 आएगा, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 50 इंटू 60 इक्वल टू यहाँ पे ई आ जाएगा। ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये कैंसिल होके यहाँ पे आया 10, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 6 18, है ना। इधर आप देखें 5 6 30 आ रहा है, तो ये 6 इंटू 965 क्लियर है, कौन ये आ जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 965 बाय 10 इंटू 5। इसको देख लेते हैं, 5 1 5, है ना, फिर 4 आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है द pKa ऑफ वीक एसिड HA। pKa दे रखा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये pKa है वीक एसिड HA, और इसका pKa का वैल्यू आ रहा है 4.80। और वहीं मैं pKb की बात करूँ तो pKb का वैल्यू आ रहा है 4.78। 4 पॉइंट कितना आ रहा है 78। आपसे बोला है pH ऑफ सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। तो पहली बात तो ये जो भी pH आएगा सोल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ ये बनेगा वीक एसिड एंड वीक बेस बनेगा, है ना। तो pH जब निकालना होता है इस टाइप के सॉल्ट का तो pH बराबर लिखते हैं अपन 7 + ½ pKa माइनस pKb करेंगे, pKa माइनस pKb करेंगे तो pH बराबर यहाँ पे देखेंगे अपन 7 + ½ तो pKa का वैल्यू आ रहा 4.80 और माइनस आएगा 4.78। ये माइनस आ जाएगा आपका कितना 4.78। तो pH बराबर लिखेंगे 7 + ½ ये आ जाएगा आपका 0.02, है ना, 0.01 आएगा। तो pH बराबर आएगा 7.01 के आसपास। तो 7.01 के आसपास आपका इसका pH आ रहा है और यही आपका क्या रहेगा। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस आर करेक्ट, है ना। हेलोजेंस को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोला है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, है ना। मतलब अगर फ्लोरीन के ΔHEG की बात करें तो ये कह रहे हैं कि कम आता है, क्लोरीन का ΔHEG का वैल्यू जो है वो ज़्यादा आता है, और ये बात बिल्कुल सही है, ये हम देखे भी हैं। आयोडीन एज सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट कलर एज कंपेयर टू अदर मेंबर, ये बात बिल्कुल गलत है। जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, क्लोरीन जो होता है वो गैस होता है ना। तो सबके स्टेट अलग आते हैं, स्टेट इनके सेम नहीं है। फ्लोरीन शोज नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यह बात बिल्कुल सही है। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज नोन एज कौन सा -1। और X2 का रिएक्शन जब आप करा रहे हैं इसके साथ तो ये डिसप्रपोर्शनेट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। तो आप देखें तो आपके पास क्या क्या सही मिल रहा है, 1 3 4 एंड 5। 1 3 4 एंड 5 जो है ये आपके स्टेट बिल्कुल कैसे हैं, सही है 64। क्वेश्चन नंबर 65 इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए जब अपन जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका जो T हाफ होता है वो इक्वल टू R0/2K होता है।
तो आर नॉट बाय 2 के मतलब टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर नॉट आ रहा है, ये जीरो ऑर्डर के लिए। जब आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर की जब अपन बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो होता है वो इक्वल टू आता है 0.693 बाय के, मतलब टी हाफ जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और जब आप सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि इनवर्स हो जाएगा टी हाफ, तो टी हाफ जो आता है वो इनवर्स ऑफ आर नॉट आता है इन केस ऑफ, बोलो कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। तो ये आपका जो रिएक्शन आएगा डेफिनेटली ये कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी, नेक्स्ट पढ़ते हैं 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग, है ना, IUPAC नेम निकालना है। तो IUPAC नेम निकालना, तो ये बड़ा फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, ये 1, ये 2, ये 3, ये अमीनो है, ये हाइड्रोक्सी है ना। तो ए पहले आएगा तो ये बन जाएगा आपका 2 अमीनो, है ना, यहाँ पे मिलेगा आपको 2 अमीनो, 2 अमीनो के बाद आ जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन आ रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 अमीनो, है ना, 3 हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, द आयन विच इज नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय H2S इन कॉपर ऑफ HCl, है ना। देखो ग्रुप रिएजेंट की अगर बात करें तो ग्रुप रिएजेंट जो है, ग्रुप रिएजेंट जो होते हैं, तो पहले वाले का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl, दूसरे वाले का है H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो पहले वाले जो ग्रुप है उसके तो ये आ जाते हैं Ag प्लस, Hg2 प्लस और Pb2 प्लस। अब ग्रुप 2 जो देख रहे हैं तो इसमें मुझे एक ये जो दिख रहा है एल्यूमिनियम, ये ग्रुप 2 का नहीं है, आलू फेंका करो, ये ग्रुप का नहीं है। एल्यूमिनियम जो है ये पीपीटी नहीं बनाएगा H2S इन प्रेजेंस ऑफ क्या बोला है, HCl गैस। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं, बोहर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन सोलर स्पेक्ट्रम, ये कुछ तो भी है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, गलत, स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। बोहर्स मॉडल वैलिड ही उन चीज़ों पर है जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, मतलब कि वो होना चाहिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए, वो जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए वैलिड होता है, सबके लिए वैलिड नहीं है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड होता है बोहर्स मॉडल। ठीक है, चलिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5, FeCO5 को अगर आप देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और FeCO5 जो आएगा, है ना, वो यहाँ पे आपको शो करेगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, और इसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सॉरी, दिस विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है और यही इसका स्ट्रक्चर भी आएगा। तो जो आंसर है इसका करेक्ट वो आपका ये वाला आंसर है, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, इफ Kc इज इन द रेंज ऑफ एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर प्रेजेंट है इसका मतलब आपका रिएक्शन प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो उसकी जो रेंज आती है वो 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 के बीच की रेंज होती है। क्लियर है? इस रेंज के बीच में अगर रहेगा तो आपका एप्रिशिएबल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है और ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर, है ना, सिंपल क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना, मतलब बेंजीन मेरा प्योर सब्सटेंस है तो उसको मैं P0A ले रहा हूँ, और P0A का वैल्यू जो आ रहा है 30 डिग्री पे वो आ रहा है 121.8 mm ऑफ Hg, ये आ रहा है। व्हेन 15 ग्राम ऑफ NVS, 15 ग्राम ऑफ NVS मतलब वेट ऑफ सल्यूट, व्हेन 15 ग्राम ऑफ NVS वेट ऑफ सल्यूट जो दिया है वो 15 ग्राम दिया है, इज एडेड इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है आपको, दैट इज इक्वल टू 250 ग्राम, है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है बेंजीन का 78 ग्राम आएगा,
और आपसे बोला है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, पीए का जो वैल्यू है, पीए का वैल्यू जो आएगा वो 120.2 mmHg हो जाता है। आपसे बोला है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बोला है, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो P0A माइनस पी ए अपॉन पी ए लगाएंगे अपन, P0 नहीं है ध्यान रखिएगा, WB बाय MB सॉल्यूट, MA बाय W है वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सिंपल सा रिलेशन है और यही सिंपल रिलेशन हमें इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन में। क्लियर है? तो ये आप जो देख पा रहे हैं मेरे पास, ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है अपने को। अब P0A का वैल्यू आप देखेंगे तो 121.8 है, माइनस 120.2 अपॉन 120.2 आएगा ये। यहाँ पे देखेंगे आप WB, तो WB का वैल्यू आ रहा है 15 के बाद MB तो आपको निकालना है, उसके बाद आपको दिख रहा है MA मतलब 78 अपॉन बोलो क्या आएगा 250। जब आप यहाँ से MB का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 356.2 ग्राम पर मोल, 356.2 ग्राम पर मोल। तो ये आपका सिंपल से यहाँ पे आंसर आने वाला है 71। क्वेश्चन 72 की बात करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, लॉन्ग फॉर्म जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, जिसको हम बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, है ना, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो जनरली +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हमेशा, है ना। हाइड्रोजन जो होता है, अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन का जो OS है उसका जो वो हमेशा आता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा बोलो कितना आता है +1। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन आपका S ब्लॉक एलिमेंट के साथ हो, यही हाइड्रोजन अगर S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हो तो उस केस में ये जो आता है वो कितना आता है -1। अगर यही हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट के साथ हो तो क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे मेरा NaH दिख रहा है, S ब्लॉक का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन -1 आ जाएगा। अगला आपको CaH2 दिख रहा है तो यहाँ पे भी -1 आएगा, और अगला आपको LiH दिख रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस पर्टिकुलर केस में हमेशा क्या आता है -1। क्वेश्चन नंबर 74, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय, है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो जैसे मानो कि आपके पास यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है FeCO5, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा जिसको हम 5 बोलेंगे। मानो आपके पास एक कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है CrNH3 और यहाँ पे आया Cl3, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स, ये भी बोलो कितना आएगा +6। बात समझे? तो कितने लिगेंड हैं इसके आसपास वो डिटरमाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, याद रखना, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयन बॉन्डेड बाय, कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कि कितने लिगेंड्स हैं जो कि बॉन्डेड हैं सिग्मा बॉन्ड से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट, है ना। तो सबसे पहली बात जो कह रहे हैं ये लोग, है ना, तो टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है ना, टाइटेनियम का +4 आ जाएगा, मैक्सिमम हो इसकी अगर बात करता हूँ, मैक्सिमम तो +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी तो सही है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, तो टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम यहाँ पे भी ये सही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, ये भी सही है। टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज गलत है, क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिकली ध्यान हो तो हमने देखा था ऐसा कुछ कि जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं Z एटॉमिक नंबर। मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आता क्रोमियम और फिर घट के बोलो क्या आ जाता है Mn मतलब मैंगनीज। उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ता है फिर ऐसा, और ये ट्रेंड चलता है। तो आप देखिए क्रोमियम के पास में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है यही आपकी गलत प्रॉपर्टी और यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स, तो यही मेरा आंसर आएगा। बात समझे? तो जब अपन आंसर की बात करें तो हमारा जो करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं है वो यही है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज, है ना, डेल एच एफ नॉट दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालना है, तो डेल एच एफ नॉट ऑफ अमोनिया निकालना है। तो इसका तरीका क्या आ जाएगा? इसका तरीका आ जाएगा N2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा NH3। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाना होता है आपको फ्रॉम एलिमेंट्स। 1 मोल ऑफ कंपाउंड के बनने पर जो भी एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, उसको एंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं, फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को लिखते हैं अपन डेल एच एफ नॉट से, और डेल एच एफ नॉट जो आता है उसकी वैल्यू आती है -46.11 किलो जूल पर मोल, है ना, 46.11 किलो जूल पर मोल। तो बोले कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही, तो यही इक्वेशन है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यही इक्वेशन है मेरा जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये डी आंसर आएगा, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन 77, द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2- एंड NO3- इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये तो सिंपल मेमोरी बेस्ड सवाल है कि ब्राउन रिंग टेस्ट कौन सा है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट आप देखेंगे तो ब्राउन रिंग टेस्ट में ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन रिंग टेस्ट में ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि FeH2O5 और NO दिख रहा है। यही कॉम्प्लेक्स है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन रिंग को, है ना। क्वेश्चन नंबर 78, द कन्वर्जन ऑफ PHCN इंटू PHCOCH3, है ना। PHCN मतलब ऐसा दिख रहा है, ये है C∧N और इससे आपको बनाना है C∬O और यहाँ पे आ रहा है आपके पास CH3। एक कार्बन बढ़ रहा है, एसेंट ऑफ सीरीज है, एक कार्बन बढ़ रहा है। एक कार्बन अगर बढ़ रहा है तो एक कार्बन बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, कार्बन बढ़ाने के लिए मोस्ट कॉमन जो इस्तेमाल होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल होता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सवाल में ये रहा CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसमें कार्बन भी बढ़ जाएगा। नाइट्राइल को कन्वर्ट करा है हमने, है ना। इसको कहते हैं हम एसिटोफिनोन। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन बनाना है, एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको CH3 MgBr का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करूं तो चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब ये बात भी समझाई थी कि यहाँ पे इसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और इसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करके वाटर का एडिशन कराते हैं और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करके वाटर का एडिशन कराते हैं। तो जो मेरा ए प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा और बी मेरा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ए इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ए इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, बी इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये जो बी दिख रहा है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो दिख रहा है, ये बी इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, है ना। यानी अगर मैं आपको इसके अंदर ये बताऊं कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है तो आप देखें ध्यान से। तो मान लीजिए आपके पास ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, मिथाइल दिया है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2 है और हम इसको देखें ऐसे तो यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, है ना। यहाँ पे ये CH3 CO2, यहाँ पे H2O, फिर आपके पास NaBH4 है और यहाँ पे OH क्या है, माइनस। इधर आपके पास आता है BH3, यहाँ पे आता है THF, H2O2 और यहाँ पे आप देखेंगे OH क्या दिख रहा है, माइनस। ठीक है। तो जब आप इधर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके वाटर का क्या करा दो, एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके जब वाटर का एडिशन कराएंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहे हैं हम, तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ये आ जाएगा CH3 है ना, और इधर आप देखें तो इधर आ जाएगा OH। अच्छा, इसमें किसी भी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, किसी भी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट, लेकिन जब इधर बात करेंगे तो ये आपका फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके किसका एडिशन कराएंगे, वाटर का। तो ये सिंपल रिएक्शन है अल्कीन की, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो एक टाइप की रिएक्शन आपको दिख रही है, इट फॉलोज कौन सी कैटेगरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन की बात करें तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा A इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एंड B इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट 79। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर मैं IF7 की बात करूं तो IF7 में आप ध्यान रखेंगे तो ये आएगा sp3d3 sp3d3 विद 0 लोन पेयर। IF7 में कोई लोन पेयर नहीं होगा। उसके बाद में अगर IF5 की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा 7 + 5/2। तरीका ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के, और साइड एटम 5 है, मोनोवैलेंट है, तो 7 + 5 यहाँ पर 12/2 मतलब 6 में से 5 गया मतलब 1 लोन पेयर है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन फिर 6 आ रहे हैं, 6 में से साइड एटम को माइनस करेंगे, 6 में से साइड एटम को माइनस करेंगे तो 1 लोन पेयर आएगा। सिमिलरली आपके पास आ रहा है ClF3, तो 7 + 3/2 करेंगे तो 10/2 आएगा। 10/2 मतलब टोटल हो गए 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर, और XCF2 में आ जाएंगे 3 लोन पेयर। तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर ये A आएगा, 0 लोन पेयर, 1 2 और एक ये 3 लोन पेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एनिलीन है, एलिनील का नाइट्रेशन कराया है। क्वेश्चन नंबर 81 में एनिलीन है, एनिलीन का क्या कराया है, नाइट्रेशन। अब एनिलीन के साथ खास बात क्या है कि एनिलीन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। जब अपन एनिलीन की बात करते हैं, एनिलीन मतलब रिंग के ऊपर NH2, तो रिंग के ऊपर NH2 है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन उसके बाद भी ये मेटा प्रोडक्ट देता है। अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा NO2 ऑर्थो पे, जबकि है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पे NH2 आया, ये NO2 मेटा पे, और आगे मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आया NH2 और यहाँ पे NO2 आ रहा है, तो एक ऑर्थो, एक मेटा और एक क्या दिख रहा है, पैरा। अब चलो प्रोडक्ट मिल रहा है ठीक है, लेकिन अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है। ये 2% होता है, ये 47% होता है और ये 51% होता है। मतलब मेटा पोजीशन पे तो प्रोडक्ट मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन फिर भी मेटा पे प्रोडक्ट मिल रहा है और वो भी अच्छे खासे अमाउंट मिल रहा है, लगभग 47%। तो बोले सर ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसा इसलिए होता है कि ये जो एनिलीन होता है इसके ऊपर लोन पेयर होता है। आप रिएक्शन करा रहे हो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये H+ जाके इसके लोन पेयर को प्रोटोनेट कर देता है। प्रोटोनेट करने के कारण यहाँ पे मिल जाता है NH3+, और ये जो NH3+ होता है इसको हम कहते हैं एनिलियम आयन। और जो एनिलियम आयन होता है, ये एनिलियम आयन कैसा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। ये एनिलियम आयन कैसा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। इस वजह से मेटा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। तो अगर अपन इसके अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा पैरा आएगा, C का अमाउंट सबसे ज़्यादा आएगा, फिर B, फिर A। तो CBA, C का अमाउंट सबसे ज़्यादा, ये रहा C पैरा, कितना परसेंट, 51। ये आ रहा है B 47% और ये 2%। ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा A। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, फॉर अ गिवन रिएक्शन है ना, SRP का वैल्यू दे रखा है, चलो देखते हैं। फॉर अ गिवन रिएक्शन SN2+, 2 इलेक्ट्रॉन
गेन करके बनाएगा Sn, और इसके SRP का जो वैल्यू दे रखा है Sn2 प्लस Sn का वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है E नॉट ऑफ Sn2 प्लस Sn का -0.140 वोल्ट। दूसरा आपको बोला है Sn4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है Sn, ठीक है, और इसके E नॉट का वैल्यू आ रहा है आपके पास में 0.010 वोल्ट आ रहा है। और इन दोनों का यूज़ करके आपसे बोला है कि इसका वैल्यू निकाल के बताएं। किसका वैल्यू? Sn4 प्लस से Sn2 प्लस, Sn4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn2 प्लस, ये E नॉट का वैल्यू पूछा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। अब जब इस टाइप की रिएक्शन को सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ेगा कि आपको Sn2 प्लस जो दिख रहा है, Sn2 प्लस, वो आपको चाहिए राइट हैंड पे, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पे है। वो चाहिए राइट हैंड पे, यहाँ पे लेफ्ट पे, तो इसको पलटो आप, तो इसको पलटेंगे आप तो ये बन जाएगा Sn से मिलेगा Sn2 प्लस, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो E नॉट का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका प्लस 0.140 वोल्ट, है ना। और दूसरा इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, Sn4 प्लस है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आ रहा है Sn, बोलो आया, और इसका वैल्यू आ रहा है E नॉट का वैल्यू आ रहा है 0.010 वोल्ट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे Sn, है ना, ऐड करता हूँ दोनों को, तो Sn से Sn क्या हो गया, कैंसल, ये 4 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये Sn2 प्लस, है ना। अब मुझे जब इसको निकालना है तो पहली बात मैं डायरेक्ट ऐड नहीं करता, तो इसका एक तरीका होता है। इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि अगर आपको E नॉट निकालना है, थर्ड लिख रहा हूँ मैं, तो इसको लिखेंगे E नॉट 1 N1 प्लस E नॉट 2 N2 अपॉन N3, E नॉट 1 N1, है ना। अब E नॉट 1 N1 की बात करूँ तो आपकी ये वाली इक्वेशन E नॉट 1 N1 है, ये वाली वैल्यू, है ना। E नॉट की वैल्यू आ रही है, देखो 0.140, है ना। तो E नॉट 3 निकालना है आपको, 140 पे आ जाएगा आपका 140 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। और दूसरा है 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 2, और अपॉन में अगर आप देखें, है ना, अपॉन में आप देखें तो यहाँ पे भी जो तीसरा इसका निकालना है ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो 0.10 आ रहा है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ेगा इसको 4। क्यों मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे? क्योंकि आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 4 का, है ना। डिवाइडेड बाय अपने को 2 करना है इसको। क्यों करेंगे 2? क्योंकि इसके अंदर देखो चेंज कितने का आ रहा है, 2 का। अब सॉल्व करेंगे इसको तो E नॉट 3 बराबर आ जाएगा 0.280 प्लस 0.040 बाय, बोलो क्या है 2, इसको ऐड करेंगे तो 0.280 आया, 0.040 आया, ये 0, ये 2, ये 1, ये 320 आया। तो E नॉट 3 की वैल्यू आ जाएगी 0.320 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 0.16। आया समझ में? 0.16, क्लियर है। अब 0.16 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 0.16 आया, है ना। तो 0.16 आया, तो यहाँ पे आप देखें तो वैल्यू मेरे पास जो आ रही है यहाँ पे, ये 0.16, है ना। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो 16 आ जाएगी यहाँ पे, 0.16 देखो तो यहाँ पे वैल्यू बोलो कितनी आएगी, 16 विद पॉजिटिव साइन, है ना। 16 विद कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन। क्लियर है, सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन 2A plus B gives A2. The reactant A will decrease at the same rate, है ना। एक केमिकल रिएक्शन है, हाफ द रेट। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को देखता हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये 2A plus B gives A2B। तो अगर मैं रेट लिखूंगा इसका तो लिखूंगा 1/2 d/dt ऑफ A, है ना। और रेट लिखूंगा इधर तो d/dt ऑफ, बोलो क्या आ जाएगा, B, d/dt ऑफ B। रेट इक्वल करता हूं मैं अगर यहाँ पे तो 1/2 आ जाएगा d/dt ऑफ A, है ना, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा
d/dt ऑफ b, ऐसा आ जाएगा। क्लियर? तो क्या दिख रहा है, सेम रेट b गलत है। तो यहाँ पे देखें अगर अपन, तो जो a का डिक्रीज होगा वो b से 2 गुना होगा, ट्वाइस द रेट एट विच b विल डिक्रीज, ट्वाइस द रेट एट विच b विल डिक्रीज। तो आप देखोगे यहाँ पे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a जो आ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a जो आ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ d/dt ऑफ, बोलो कौन आ रहा है, b। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a जो आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ये b आ रहा है। मतलब सही आंसर जो आएगा द ट्वाइस द रेट एट विच b। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट का सवाल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस फ्लोरीन की ज़्यादा क्लोरीन की कम, गलत है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है क्लोरीन से। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फिर फ्लोरीन होता है और फिर आयोडीन होता है। ये एक्चुअल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देन फ्लोरीन, ये भी गलत है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम रहता है। फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए आप देखो ना बॉन्ड एनर्जी कहाँ चला गया। नो डाउट फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन देखो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी इनफैक्ट ब्रोमीन से भी कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है, ज़्यादा है। असर्शन रीज़न दोनों ही गलत हैं, है ना। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर, बोलो कैसे हैं, फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन 85, KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड, है ना, हेंस 50 ml ऑफ 0.04 KMnO4 इज एसिडिक मीडियम इज केमिकली इक्विवेलेंट टू। देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो आपको एक बात समझ आएगी कि MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस आपको देगा Mn2 प्लस और CO2। आपको एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डेफिनेटली ये आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ख्याल रखना इस बात में कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा MnO4 माइनस है। अब इसको निकालने का तरीका है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, है ना। और अगर वॉल्यूम ml में दे रखा है तो मिली इक्विवेलेंट आएगा, वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है तो वहाँ पे कौन सा इक्विवेलेंट आएगा, मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो इसका मोलैरिटी कितना दे रखा है आपको, 0.04, वॉल्यूम दे रखा है 50 और n फैक्टर आ जाएगा 5। क्यों आएगा n फैक्टर 5? n फैक्टर 5 इसलिए आया क्योंकि Mn यहाँ पे +7 से +2 की तरफ जा रहा है। Mn यहाँ पे +7 से +2 की तरफ जा रहा है, +7 से +2 की तरफ जा रहा है। तो अपन ये लिखेंगे इस तरीके से, और ये आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ देखें तो ये गया तो नीचे आ गया यहाँ 100, ये 0 से 0 गया, है ना। 4 5 से 20, 20 इंटू 5 बोलो कितना हो जाएगा, 100/10। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ RA जो आ रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ RA मतलब C2O4 2 माइनस के जो आ रहे हैं वो वैल्यू कितनी आ रही है, 10। अब हमें इनमें देखना है कहाँ पे आपको 10 मिलेगा, कहाँ पे आपको 10 मिलता है। तो देखो इसका वॉल्यूम आ रहा है 100, मोलैरिटी आ रही है 0.1 और n फैक्टर 2 आएगा, है ना। n फैक्टर 2 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ कार्बन पे चार्ज है +3 और यहाँ पे चार्ज है +4, लेकिन यहाँ पे 2 एटम है ना, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से कैंसिल हुआ, तो ये 20 मिली इक्विवेलेंट, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे वॉल्यूम 50 है, यहाँ देखेंगे 0.2 इंटू बोलो 2 करेंगे, ये पॉइंट गया, 5 2 10 और 2 ये 20, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे 50 इंटू करेंगे 0.1 इंटू करेंगे 2, ये 0.5 2 10 मिली इक्विवेलेंट। तो यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। बात समझे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इक्वल टू होता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, पहली बात ध्यान रखना। आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे है आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम,
और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब हमारे काम के यहाँ तो एलिमेंट जो मुझे दिख रहे हैं वो केवल यही दिख रहे हैं, है ना, केवल यही एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये बाकी तो नहीं है, तो बाकियों को हम हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने बाकियों को। अब अक्रॉस दी पीरियड जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे कम मेटालिक आ जाएगा बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम। बेरिलियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम, फिर लिथियम, फिर सोडियम और फिर बोलो कौन है, पोटेशियम। तो बेरिलियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 87 है ना। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद Cn माइनस रिप्रेजेंट, है ना, इस रिएक्शन में एसीटोन विद Cn माइनस रिप्रेजेंट्स, है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो पहले स्टेप में यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पे H+ डायरेक्ट प्रोटोनेट हो रहा है, H+ जाके अटैक करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो याद रखिएगा कि ये वाला जो स्टेप होता है ये कैसा स्टेप होता है, फास्ट। यहाँ पे H+ जाके प्रोटोनेट हो रहा है, डायरेक्टली प्रोटोनेट हो रहा है, स्पीड में हो रहा है एकदम से। तो यही जो स्टेप होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फास्ट होता है। ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बात समझे। स्टेप 3। क्वेश्चन नंबर 88, बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ MOT बाय रिमूवल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, है ना, कहाँ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर होती है। बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहे हैं, मतलब NO से बना रहे ये NO+, ठीक है। NO मतलब हो जाएंगे आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन, है ना, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, और 15 से यहाँ पे 14 हो गए, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 था, 2.5 से बोलो कितना हो गया, 3.0, बोलो आया। दूसरा बोला N2 है, N2 से N2+, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 था, इसका हो गया 2.5, तो यहाँ तो नहीं होगा स्ट्रॉन्गर, यहाँ ज़रूर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। O2 है ना, O2 है, O2 से बोला O2+ बनाया, 16 इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, अब आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, अब आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका 2.0 है, और O2+ मतलब 2.5 है, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। C2 है, और C2 से C2+ बोला है, तो इसमें होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर हो जाते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, है ना, 12 हैं और ये 11 है, तो 12 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, है ना, अपन यहाँ पे ऐसे देख लो, ये 14 है, ये 13 है, ये 12 है, ये 11 है ना, फिर इधर आ जाएगा 15 आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा, इधर 17, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 है, 2.5, 2.0, 1.5, तो ये 1.5 आ रहा है, 12 मतलब 2 से 1.5, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है इधर भी, है ना। आखिरी आ रहा है B2, आखिरी आ रहा है B2, तो B2 से अगर B2+ की तरफ जा रहे हो तो 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 से आ रहे हो 9 की तरफ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0 है, और इसका बोलो कितना आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे भी वैल्यू कम हो रही है। तो कहाँ कहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी NO में स्ट्रेंथ बढ़ रही है और O2 में बढ़ रही है, NO में और O2 में। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो आप यहाँ पे देखें, बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन जब आप कराएंगे, है ना, रिडक्शन जब कराएंगे, और यहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं ZnHg एन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl इस्तेमाल करते हैं, तो इस टाइप के रिडक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। और जब क्लेमेंसन रिडक्शन आप कराएंगे तो ये ग्रुप आपका रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर आपको देगा CH3, दैट इज टॉल्यूइन। इसी को कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन,
प्रोडक्ट आपका मिलेगा टोल्यूइन। तो आपका सिंपल सा आंसर है यहाँ पे टोल्यूइन। ठीक है, तो ये था आपका पेपर सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।